नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों, हम लोग 12 प्रैक्टिस सेट खत्म कर चुके हैं, 13वें नंबर का है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं जीके के, मतलब ये समझ लो कि कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं, इतने क्वेश्चंस लगा लेते हैं, बाकी हमने ज्योग्राफी की सीरीज भी शुरू कर रखी है, उससे नोट्स बना लेते हैं, पॉलिटी हमने खत्म कर दी है, तो कहीं पर भी कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप भटकें, इधर उधर जाएं, ये करें वो करें, फालतू टाइम वेस्ट करें, अपना समय बर्बाद करें। जो सीरियस स्टूडेंट हैं उनके लिए इतना बहुत है, वो आराम से जाएं और वही चीज़ों को लगातार लगातार पढ़ें, बहुत आराम से एग्ज़ाम निकलेगा। और जो पढ़ चुके हैं वो ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, जिससे क्या होगा कि उन्होंने कितना पढ़ा है वो अपनी क्षमताओं का आकलन कर सकते हैं इससे। और जो सॉल्व कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट अच्छे से तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, जो नहीं कर पाते तो मतलब उनको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में जी के जीएस से, वो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं फिर से आज एक नया प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? सबको पता होना चाहिए, सबको पता ही होगा कि कोलार हट्टी की खाने कहाँ पर है। इसके ऊपर तो एक मूवी भी बन चुकी है, केजीएफ वगैरह। तो कहाँ पर है ये? तो आपका 29 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन नंबर 30 बात करते हैं कि मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण क्यों है। तो मानव जाति के लिए ओजोन ओजोन महत्वपूर्ण क्यों है? तो ओजोन तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, एनसीईआरटी वगैरह में भी हर चीज़ में ओजोन से तो क्वेश्चन बनते ही बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन में अगर आप गलती करते हैं तो फिर आपको बहुत समय नौकरी के लिए इंतजार करना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी गलती नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ो, ऑप्शंस पढ़ेंगे कि अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा कवच प्रदान करता है, हवा में ऑक्सीजन छोड़ता है। तो क्या ओजोन जो है ना, वो हवा में ऑक्सीजन छोड़ती है। पृथ्वी के तापक्रम को संतुलित करती है, क्या पृथ्वी के तापमान को संतुलित करती है? हाइड्रोजन छोड़ती है। तो इसका आंसर बताएंगे। देखो, ना तो ऑक्सीजन छोड़ती है ना हाइड्रोजन छोड़ती है, और तापक्रम को संतुलित रखती है। टेम्परेचर से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका काम है कि जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, यूवी, देखो पिछले सेट में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, इसमें भी फिर से आया ओजोन को लेकर। तो ओजोन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि किससे रक्षा करती है। अल्ट्रावायलेट जो किरणें आती हैं उसको वो सोखने का काम करती है। सबसे खतरनाक यूवी कौन सी होती है? तो यूवी सी जो होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है, फिर बी फिर ए। तो इस तरीके से यूवी सी जो किरणें होती है उसको सोखने का काम कौन करता है? ओजोन परत करती है। तो इसको ध्यान रखेंगे। 30 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, 30 का ए। अगला है कि लाल रक्त कणों का निर्माण किसमें होता है? तो आरबीसी किसमें बनते हैं? बेसिक क्वेश्चन है, नॉर्मल एग्जाम में पूछते हैं वो। तो 31 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। तो अस्थि मज्जा में आपका आरबीसी का निर्माण होता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि भारत में वैधानिक संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जो वैधानिक संप्रभुता है वो किसमें निहित है? अब जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है सदन, उसी में ही वैधानिक संप्रभुता निहित होती है कि लोगों के लिए कानून बनाना, कानून का पालन करवाना। तो सारे नियम कायदे कानून बनाना किसका काम होता है? तो ये संसद में भी कौन सा प्रमुख सदन होता है? तो ये आपका लोकसभा होता है। तो 32 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा देते हैं। यहाँ पर मतदाता दिया हुआ है तो बिल्कुल नहीं, लेकिन बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसको एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो पॉलिटी की सीरीज है, उसमें जाओ, बाकायदा पढ़ो सारी चीज़ें। उसको जब देखोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो पता चल जाएगा कि भारत में जो वैधानिक संप्रभुता है किसमें है? लोकसभा में। तो 32 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कि मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ देते हैं, मक्का किसमें है? तो मक्का जो है आपका ईरान में, इराक में, मिस्र में या सऊदी अरब में। तो 33 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि मक्का जो है आपका सऊदी अरेबिया में है। कभी मक्का ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था, लेकिन बाद का समय था कि जब खिलाफत खत्म हुई तो उसके बाद सऊदी अरब के क्षेत्र में आ गया, सऊदी अरब का निर्माण कर दिया गया। तो उसकी कहानी भी है, लंबी है, कभी इतिहास पढ़ेंगे तो उसको हम जानेंगे कि मक्का किसके अंडर में था, फिर किसके अंडर में गया। तो लेकिन क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखना है कि 33 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सऊदी अरेबिया। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि गेहूं की फसल को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली बीमारी कौन सी है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं कि गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी फसल पहुंचाती है? तो स्टेम रस्ट या लेड ब्लाइंड, फ्लैग स्मट या ढीला स्मट। तो ध्यान रखेंगे इसको। 34 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ढीला स्मट जो होता है ये एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है कि गेहूं को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। फलियाँ बेकार, उसके जो बीज होता है वो पूरी तरीके से बेकार हो जाता है। तो ढीला स्मट जो है ना, वो गेहूं को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 35 कि निम्नलिखित में से कौन सा तना नहीं है? तो तने वाले और जड़ वाले, तने जड़ मूल वाले, ये तो एकदम खोज लेना है, नहीं तो मैं इसको भी बता दूंगा। तो इसमें क्या करना है कि ये बिल्कुल आप रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो, समझ लो कि तना कौन सा है, जड़ कौन सी है, ठीक है, तो पेड़ किसका है। तो इस तरीके से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और हर बार रिपीट होता है क्वेश्चन, और बच्चे इसमें गलती कराते हैं। तो देखो कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, तो उसको मिस्टेक को सुधारो, तभी जाके एग्जाम निकलेगा। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? आलू, मूली, प्याज या अदरक। तो इनमें से कौन सा तना नहीं है? बाकी 3 तने हैं, लेकिन एक तना कौन सा नहीं है? तो मूली। मूली आपका तना नहीं है, मूली जड़ है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 35 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 कि यांत्रिक तरंग की गति में कणों का अधिकतम स्थान विचलन
को क्या कहते हैं? तो यांत्रिक तरंग गति है, उसमें जो कणों के अधिकतम स्थान विचलन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं विस्तार। क्या बोलते हैं? उसे हम विस्तार बोलते हैं। ऐसे भी डायरेक्ट उन्होंने पूरी डेफिनेशन ही पूछ दी है यहाँ पर, ठीक है, पूरी परिभाषा पूछ दी। 36 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 37 की 42 डिग्री सेल्सियस तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में, तो यहाँ पर फार्मूला अगर पता है तो हम लगा लेंगे, जैसे C/5 इक्वल टू F-32/9। ये फार्मूला अगर हम लगा लेते हैं तो हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल सकते हैं। तो 37 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 107.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 37 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस से अनंत पर है, मतलब लेंस के बारे में सबने पढ़ा होगा, तो लेंस से अनंत पर है, साइंस में आता है ये, तो लेंस से अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? केंद्र पर बनता है, फोकस पर बनता है, अनंत पर बनता है, या ये तो 9th 10th की 8th 9th 10th वगैरह की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी वगैरह उसमें बहुत बार दिया गया है, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन क्या है ना, सीरियस होकर नहीं पढ़ते तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं वहाँ। तो 38 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, फोकस पर। यदि कोई वस्तु एक का उत्तल लेंस से अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर ही बनता है, इसको ध्यान रखना है। 38 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 39 कि कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग किसमें होता है? तो जो कृत्रिम उपग्रह है, जो आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, उसका उपयोग किसमें किया जाता है? टीवी के प्रसारण में, खनिजों की खोज में, या अंतरिक्ष की खोज में, उपरोक्त सभी में। तो 39 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो हम सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में छोड़ते हैं उसमें आप रेडियो तरंगों के लिए भी छोड़ते हैं, खनिजों की खोज, पूरी जो अर्थ की टोपोग्राफी या हमारे क्षेत्र की जो टोपोग्राफी है उसके बारे में पूरा जानकारी लेने के लिए, और अंतरिक्ष में तो खोजबीन करना ही करना है, तभी तो हम सैटेलाइट छोड़ते हैं। तो 39 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की परत जीवन के लिए क्या है? तो अगर देखो वायुमंडल के में ओजोन गैस की परत, ठीक है, अगर वायुमंडल में पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में अगर ओजोन गैस है तो ये जीवन के लिए कैसी है? तो ये जीवन के लिए लाभदायक है, तो 40 का सी हो जाएगा। लेकिन अगर ओजोन पाई जाती है वायुमंडल की निचली परत में तो ये हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है 40 का कि वो ऊपरी की जगह क्या डाल सकते हैं? वो ऊपरी की जगह आपका डाल सकते हैं कि निचली परत में। तो ऊपरी परत में तो ये लाभदायक होता है, लेकिन अगर वही क्रस्ट पर आ गए या वायुमंडल की निचली परत में आ गए तो ये हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है, ठीक है। तो 40 का सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 41 कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो ये पूछा गया है, बाएं हाथ का नियम बताता है। क्या बताता है? ये बचपन में ही पढ़ा होगा फ्लेमिंग का नियम, तो शायद 9th 10th की किताब में है, तो इसको बताना कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है। तो 41 का जल्दी बताएंगे कि विद्युत धारा की उस चालक में जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, विद्युत चालक में चुंबकीय क्षेत्र की या विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो या इनमें से कोई नहीं। तो 41 का सी राइट आंसर हो जाएगा कि विद्युत चालक में बल की दिशा प्रदर्शित करता है जब चालक जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में है। जब चालक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में है। तो लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है, इसको ध्यान रखना है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं वो। तो 41 का सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 42 कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार के कितने भाग के बराबर है? तो मतलब मान लीजिए चंद्रमा पर पृथ्वी पर ग्रेविटी ज़्यादा है, चंद्रमा पर कम है, तो अगर चंद्रमा पर यहाँ पर 60 किलो का आदमी है, सॉरी पृथ्वी पर अगर 60 किलो का आदमी है तो चंद्रमा पर वो कितना हो जाएगा? 10 किलो का हो जाएगा। 10 किलो कैसे हो जाएगा? क्योंकि पृथ्वी के भार के कितने बराबर? 1/6 है चंद्रमा का जो ग्रेविटेशन है। तो 42 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। 60 किलो का आदमी वहाँ कितना का हो जाएगा? तो 10 किलो का हो जाएगा, क्योंकि 1/6 हो जाता है। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितने के बराबर होता है? 1/6 के। तो 42 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 8 ग्राम पानी को भाप में एसटीपी पर बदलने पर भाप का आयतन कितना होगा? अब अगर भाप के आयतन के बारे में आपको पता है, एसटीपी पर बदलने का नियम पता है, तो आप इसको कर देंगे। तो 43 का क्या हो जाएगा? जल्दी से अगर ये कर पाते हैं तो कमेंट में करके जरूर दिखाना मुझे। तो 43 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा, और नहीं कर पाते तो आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो 43 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.24 लीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की निम्नलिखित में से किस परमाणु की नाभि में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? तो न्यूट्रॉन किस में नहीं होते? लिथियम में, हाइड्रोजन में, ट्राइटियम में, या हीलियम में? तो 44 का आंसर जल्दी बताओ किस में नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में आपके न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है ये भी कमेंट करके बताओ कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 में बोला है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, बहुत बार पूछा गया है, बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है ना, इसके लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका जो मुख्य घटक है वो क्या है? तो 45 का क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो 45 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ब्यूटेन इसका मुख्य घटक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कि आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान कहाँ पर होता है? तो जो अधातु होती हैं उनका स्थान जो हमारी पीरियडिक टेबल होती है उसमें किस ओर होता है? जल्दी बताओ। बीच में होता है। क्या होता है? बीच में होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। बच्चे दाएं बाएं लगा देंगे, लेकिन नहीं, बीच में होता है। धातुओं का स्थान कहाँ होता है? बीच में।
ठीक है, 46 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 47 कि CO2 पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल जाती है तो किस प्रकार के अम्ल का निर्माण करती है। तो ये आपका हो जाएगा H2CO3। क्या हो जाएगा, H2CO3। तो सबको पता है वाटर क्या है, H2 है प्लस CO2 मिला देंगे तो H2CO3 बनकर निकल आता है। तो 47 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कि अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किन गैसों के वायु में रहने के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा जो होती है, देखो अम्ल वर्षा का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किसके कौन सी गैसें होती हैं जो वायु में रहती हैं उसके कारण होती है। तो 48 का आपका सी हो जाएगा, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड मिलकर ही अम्ल वर्षा का निर्माण करते हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा किस देश में होती है, तो ये भी कमेंट करके मुझे बताओ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा किस देश में होती है। अगला क्वेश्चन है कि 49 की धान की फसल की 2 साधारण बीमारियां कौन सी हैं। तो अधिकतर जो बीमारियां धान की फसल में लग जाती हैं उनमें 2 प्रमुखता बीमारी कौन सी है, ब्लास्ट खैरा, रस्ट स्मट, फफूंदी या इनमें से कोई नहीं। तो 49 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। धान की फसल में क्या होता है कि फलियां उनकी ब्लास्ट कर जाती हैं या उनमें खैरा रोग हो जाता है। तो 2 साधारण बीमारियां हैं जो अधिकतर धान में लग जाती हैं। अगर आप दवा ववा नहीं डालते हैं तो ये बीमारी होना बिल्कुल हो ही जाती है बीमारी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 कि हीमोफीलिया क्या है। अब देखो हम लोग मिक्स टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इससे हमें ये फायदा मिलेगा कि हम हर क्षेत्र को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे आने वाले समय में जो हम एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ पर हेल्पफुल होएगा। और एग्जामिनर भी यहीं से ही क्वेश्चन उठाते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है उनको ही उठा के वो रख देते हैं। उतना दिमाग नहीं लगाते कि हमको कहीं से क्वेश्चन बनाना है, क्या करना है। तो इसीलिए हम क्या करें, तो लगातार हम इसको पढ़ाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, हीमोफीलिया क्या है। अब हीमोफीलिया क्या होता है, घेंगा है, रतौंधी है, मलेरिया है, जेनेटिक बीमारी है। तो हीमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है। पिताजी को है तो बच्चे में जाएगी, पिताजी को कैसे आई, दादा से आई। तो इस तरीके से हीमोफीलिया जो है आपकी जेनेटिक बीमारी है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 कि निम्नलिखित में से कौन सा ओमनीवोरस है। तो ओमनीवोरस क्या होता है, देखो 3 प्रकार के जीव होते हैं, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। तो ओमनीवोरस कौन होते हैं, पकड़ी। ओमनीवोरस वो होते हैं जो मांस और घास दोनों खाते हैं। तो 51 का क्या हो जाएगा, 51 का हो जाए पकड़ी, बकरियाँ खाती घास, शेर क्या खाता है, मांस, शेर घास तो खाता नहीं है। आदमी जो है ना, आदमी जो है वो ओमनीवोरस की श्रेणी में आता है क्योंकि वो घास मांस दोनों खाता है, हरी सब्जियां भी खाता है और मीट भी खाता है। तो 51 का सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 52 कि किस मुख्य विधि के द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसको करने से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है वातावरण से। उत्प्रेरकता, इलेक्ट्रोलिसिस, प्रकाश संश्लेषण या संकलन। तो कौन सी विधि होती है, तो प्रकाश संश्लेषण। अगर प्रकाश संश्लेषण बड़ी मात्रा में होता है, इसलिए कहते हैं कि पेड़ पौधे लगाइए। पेड़ पौधे लगाने से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है वातावरण से कम होती है। तो ऐसी प्रक्रिया से क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो जीवन भी स्वस्थ रहेगा। तो 52 का डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 कि बोमेन का कैप्सूल किससे संबंधित रखता है। तो बोमेन का कैप्सूल किसके लिए लाभदायक होता है, हृदय के लिए, गुर्दे के लिए, वृक्क के लिए या मुंह के लिए। तो बताइए जल्दी से। तो अब मुंह के लिए तो नहीं होगा, गुर्दा होगा। क्या होगा, 53 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि बोमेन का कैप्सूल गुर्दे के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। गुर्दे की किसी को समस्या होती है तो बोमेन का कैप्सूल खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जब आपको गुर्दे की समस्या हो जाए तो बोमेन कैप्सूल खा दें। जब तक कि डॉक्टर की सलाह ना हो तब तक ना खाएं, ठीक है। ये तो मतलब बताने के लिए है। आगे क्वेश्चन नंबर 54 की इंसुलिन की खोज किसने की। इंसुलिन की खोज की है बेंटिंग ने, हाल्डेन ने, मूलर ने या ओपेरिन ने। तो इंसुलिन की सबको पता ही होगा, बेंटिंग ने की है, ठीक है। इंसुलिन की खोज किसने की है, 54 का इज राइट आंसर हो जाएगा, बेंटिंग ने। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद कौन सा है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो सबसे अंतिम उत्पाद जो बनता है वो क्या बनता है, लिपिड, प्रोटीन, ग्लूकोज या अमोनिया। तो सबको पता है प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज अंतिम उत्पाद होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। 55 का सी इज द राइट आंसर। और कोशिश करें कि ये सारे क्वेश्चंस आप नोट करते जाएं। डेली डेली का कम से कम 30 प्लस क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर इस तरीके से आप डेली डेली 30 क्वेश्चन करते हैं, रिटर्न करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आने वाले समय आपको हेल्प मिल सकती है। नहीं तो इसको लगातार वीडियो देखते रहो और एक बार देखो, जो नहीं आ रहा है फिर दोबारा से उसको देखो, तो इससे आपकी क्लियरिटी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लगातार देखते रहो, नहीं तो अगर हो सके तो नोट्स बना लो, क्योंकि लिखने से ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, फालतू में घूमने से अच्छा है कि आप लिखें। तो 55 का सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 56 की निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है। तो सुपर फॉस्फेट उर्वरक, क्योंकि वो देखो फार्मूले भी डाल देते हैं, फार्मूले भी पूछ देते हैं, तो हमें फार्मूलों पर भी ध्यान देना है कि कौन कौन से मुख्यतः फार्मूले पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही हमें प्रैक्टिस सेट से मिल जाएंगे जिनसे हमारी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि सब कुछ नहीं पढ़ना होता, इतना नहीं, इतना सब कुछ पढ़ने को होगा। अगर सारा पढ़ने बैठ जाएंगे तो दिमाग एकदम ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसलिए क्या करना है कि हमें कम से कम और अच्छे से अच्छा पढ़ना है। तो 56 का क्या आंसर हो जाएगा, CaH2PO4 की होल ट्वाइस। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि सुपर फॉस्फेट का उर्वरक का फार्मूला क्या है। क्वेश्चन नंबर 56 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा CaH2PO4 का होल ट्वाइस। तो इस तरीके से 56 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 कि सीसा मुख्यतः किससे प्राप्त होता है। अब सीसा देखो, शीशे भी बहुत प्रकार के होते हैं,
तो जल्दी से बताओ शीशे कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट करके मुझे बताना कि जो शीशे ग्लासेस होते हैं कितने प्रकार के ग्लासेस होते हैं, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ग्लासेस के प्रकार भी पूछ लिए गए हैं। और जैसे क्रूक हो गया और भी प्रकार के ग्लास हैं, तो उनसे क्वेश्चन एग्जाम में दे देते हैं। पायरेंट हो गया, क्रूक हो गया, तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो शीशा मुख्यतः किससे बना होता है? तो ये आपका गैलेना से बना होता है। किससे बना होता है? गैलेना से। 57 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 58 कि भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे भारत के जिनको जो पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे? तो ये हमारे सीवी रमन साहब थे। कौन थे? सीवी रमन साहब। 58 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 59 की पहली क्लोनीकृत भेड़ बनाने वाले भ्रूण वैज्ञानिक कौन थे? तो पहली बार जब एक भेड़ का क्लोन बनाया गया था तो उस क्लोन को बनाने वाले वैज्ञानिक कौन थे, ये पूछा गया है। तो 59 का क्या हो जाएगा आंसर? डी, इयान विल्मुट। तो इयान विल्मुट साहब जो थे, 59 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि इयान विल्मुट साहब ने पहली बार क्लोन बनाया था। किसका बनाया था? भेड़ का बनाया था। तो साइंस एंड टेक में ये बहुत ऐतिहासिक कदम था जिसमें कि आपने एक किसी जानवर का क्लोन बना दिया है। आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 60 कि संसदीय चुनाव में मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मैंने बहुत सारे एग्जाम में देखा ये क्वेश्चन पूछ देते हैं और बच्चे ये भी गलत करके आ जाते हैं कि मौलिक अधिकार है, मत देने का अधिकार संवैधानिक है, कानूनी है या नैसर्गिक अधिकार है। तो 60 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी। तो देखो, वोट देने का अधिकार हमारा कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, ना संवैधानिक अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है हमारा। ठीक है, तो 60 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और वोट देने की जो न्यूनतम उम्र है वो कमेंट करके मुझे बताओ कि वोट देने की जो न्यूनतम उम्र है वो कितनी है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 कि कौन सा आयोग जो भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। तो हमने पॉलिटी पूरी खत्म कर रखी है, पॉलिटी जाके देखो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये सारे क्वेश्चन वहीं से पूछे गए हैं कि कौन सा आयोग जो है ना भारत के केंद्र और राज्यों से संबंधों से संबंधित है। सरकारी आयोग, कृष्ण आयोग, जैन आयोग या ठक्कर आयोग। तो कौन सा आयोग है? सरकारी आयोग जो है ना वो केंद्र और राज्यों के संबंध से संबंधित है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है कि जनहित याचिका। हमने PIL के बारे में भी पूरा एक सेशन ले रखा है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है। तो पॉलिटी के सेक्शन में जाओ और इसको देखो, जो PIL वाला लेक्चर है उसको जाके देखो, उसमें पता चल जाएगा आपको कि किससे कौन इसको अभियोजित कर सकता है। कोई भी जनहितैषी व्यक्ति, कोई भी अधिवक्ता, कोई भी मान्य नेता या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अधिकार का अतिक्रमण हुआ है। तो 62 का क्या आंसर हो जाएगा? 62 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होती है, जनहित याचिका जो होती है ना, अगर समाज में पब्लिक को अगर कोई परेशानी हो रही है तो पब्लिक इसके लिए आप PIL डाल सकते हैं। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अधिकार का अतिक्रमण हुआ हो। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 का कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसके मध्य उत्पन्न हुए विवादों का न्यायिक निर्णय करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, सबसे पहले ये कमेंट करके बताना। कई मैंने क्वेश्चन दिए हैं और जो सीरियस है बच्चे उनको जरूर कमेंट करना है इसको कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ देते हैं। तो वो किसके बीच निर्णय करता है? केवल राज्यों के बीच में, राज्य और विदेशी निगम के बीच में, राज्य और व्यक्तियों के बीच में, या राज्य और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच में। तो 63 का क्या आंसर हो जाएगा? 63 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा कि केवल राज्यों के बीच में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 कि अंग्रेजों का प्रसिद्ध शतायु लेखक, अंग्रेजी का प्रसिद्ध शतायु भारतीय लेखक कौन था? तो जो बहुत बढ़िया तरीके से अंग्रेजी लिखते थे वो भारतीय लेखक कौन थे? तो 64 का आपका राइट आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, नीरज सी चौधरी। तो चौधरी साहब जो थे वो अंग्रेजी के प्रसिद्ध शतायु भारतीय लेखक थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि फादर टेरेसा के रूप में विख्यात व्यक्ति कौन है। अब देखो भाई, मदर टेरेसा तो सबको पता है, ठीक है, लेकिन फादर टेरेसा कौन है ये भी एग्जाम में पूछ दिया है। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा। तो फादर टेरेसा के रूप में किसे कौन विख्यात है व्यक्ति? बाबा आमटे, जोहार्ड आर्यतने या अब्दुल सत्तार ईदी। तो 65 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारी नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब को फादर टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो लगातार हमें पढ़ाई करना है, लगातार जो क्वेश्चन नहीं आते, जो आपको आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आते उनको बार बार देख लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है, सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये लगातार हमारी सीरीज चलेगी 10,000 क्वेश्चन तक। अगर इतना कर लेते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कम से कम आप एग्जाम का 70 to 80% पोर्सन एकदम फोड़ देंगे। बाकी आप स्टैटिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको भी पढ़ ले, बाकी 80 to 90% यहीं से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करते रहो, 2023 में नौकरी हर हाल में लेना है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।